इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एवीएस लर्नर पॉइंट लेकर आया है पाचन तंत्र और उससे जुड़ी सभी अंग, आहार नल क्या होता है, पाचन क्या होता है, उनमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, कौन से अंग का क्या कार्य होता है, कौन सा एंजाइम्स कहाँ से निकलता है और उसका कार्य क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और बात करते हैं आहार नल की। तो आहार नल जो होता है वो मुख्य द्वार से लेकर गुदा द्वार तक फैली हमारी लगभग 8 से 10 मीटर लंबी खोखली और अत्यधिक कुंडलित आहार नल होती है, जिसे प्रायः जठरांत्रीय मार्ग कहते हैं। समझ में आया? मतलब कि मुख से लेकर हमारे गुदा द्वार तक जो फैली हुई 8 से 10 मीटर लंबी नलिका है वो क्या है? आहार नाल है। बात करें यदि हम कि मानव आहार नाल में भाग लेने वाले अंग के नाम की बात करें तो मानव आहार नाल में निम्नलिखित अंग भाग लेते हैं। यदि हम देखें तो पहला हमारा आता है मुख गुहिका, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, यदि आप इस फिगर में देखें तो हमारा मुख गुहिका यहाँ पे है और जो हमारा लार ग्रंथि है, देखिए यहाँ पे लार ग्रंथियाँ हैं। और बात करें ग्रसिका की तो ग्रसिका देखिए हमारे यहाँ पे जिसे क्या कहते हैं, ग्रसनी भी कहते हैं। और ग्रास नली तो देखिए हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है। बात करें यदि हमारा जो चौथे नंबर पे अमाशय है तो देखिए ए पार्ट हमारा अमाशय है और इसकी ठीक ही बगल में हमारा क्या है, लीवर है, जिसका नाम इसमें हम लीवर। देखिए पहली बात इसमें लीवर का नाम क्यों नहीं है, क्योंकि लीवर जो क्या है एक ग्लैंड्स है और इसके नीचे क्या है एक पैनक्रियाज ग्लैंड्स है। फिर इसके बाद आती है छोटी आंत, ये है आपका छोटी आंत और ये आपका बड़ी आंत। बात करते हैं मुख गुहिका की। तो मुख गुहिका क्या होता है कि मुख गुहिका ऊपर की ओर से तालु द्वारा पार्श्व में गालों द्वारा तथा नीचे की ओर जीभ द्वारा घिरी हुई होती है। मुख गुहिका में क्या होते हैं, निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला आपका आता है जीभ। तो मुख ग्रासन गुहिका के तल के अधिकांश भाग पर मोटी एवं मांसल जीभ फैली संरचना होती है। स्तनियों में यह सबसे अधिक विकसित होती है। ठीक है। और व्हेल में क्या होता है, देखिए जो व्हेल मछली होती है उसमें जो क्या होता है, जीभ विकसित नहीं होता है। यदि हम जीभ के कार्य की बात करें कि जीभ हमारे मुख में किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है, तो इसका जो सबसे पहला काम है वो क्या है कि भोजन को निगलने में सहायता करना है। जी हाँ, देखिए जो जीभ होता है भोजन को क्या करता है, निगलने में सहायता करता है। और जो दूसरा काम है वो क्या है कि यह बोलने में भी सहायता करती है। अब आप भी देखे होंगे जिसके पास जीभ नहीं होता है वो बोल नहीं पाता है। जो तीसरा इसका मुख्य कार्य है वो क्या है कि यह मुख गुहिका भोजन को इधर उधर क्या करता है, लार से सानता है। जिससे जब हम भोजन करते हैं तो हमारे ग्लैंड्स होता है क्या उसमें लार मिलाए जाते हैं, तो ये जीव क्या करता है, उन्हें आपस में क्या करता है, मिक्स करता है। और जो हमारा चौथा मुख्य कार्य है वो क्या है कि दांतों के बीच में फंसे भोजन को साफ करते हैं। मतलब जो हमारा ये जीव है, जैसे हम भोजन खा लेते हैं तो कुछ भोजन हमारे दांत में फंस जाते हैं, तो ये जीव क्या करता है कि उस भोजन को दांत से बाहर निकालने में कार्य करता है। और जो पाँचवा इसका कार्य है वो यह है कि कुछ स्तनियों में यह शरीर की सतह को चाट कर इसकी सफाई करती है। जैसे आप देखे होंगे जब गांव में घरों में जब बछड़ा पैदा होता है तो उस गाय क्या करती है, अपने बछड़े को चाट कर उसके शरीर को क्या करती है, साफ करती है। ठीक है। अब बात करते हैं दांत की। तो कशेरुकी जंतु दांतों से भोजन को चबाने, काटने, कुचलने आदि तथा शत्रुओं से रक्षा करने या शिकार पर हमला करने का काम लेते हैं। देखोगे आप जैसे जानवर क्या होते हैं, वे शिकार करने के, जैसे कुत्ता हो गया, शिकार करने के लिए क्या करता है, दांतों से शिकार करता है। और मनुष्य क्या करता है, भोजन को चबाने में दांत का उपयोग करता है। और देखिए मानव के मुख में दांतों की संख्या कितनी होती है, मानव के मुख में दांतों की संख्या कितनी होती है। तो दांतों की संख्या की यदि बात करें तो जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। लेकिन जो एडल्ट हो जाते हैं, जैसे करीब 30-35 साल के जो उम्र में हो जाते हैं, उनमें दांतों की संख्या जो कितनी होती है, 32 जाती है। तो जो दांतों की संख्या होती है, पहला आपका है कृंतक। तो कृंतक की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। यदि कार्य की बात करें तो यह काटने और कुतरने में काम आता है। रत्नक की बात करें तो संख्या में 4 होती है, जो किस काम में आता है, चीरने और फाड़ने के काम में आता है। प्रचौड़क की बात करें तो संख्या 8 होती है और चौड़क की बात करें तो 12। और दोनों मिलकर क्रमशः क्या करते हैं, चबाने और पीसने कार्य करते हैं। तो यहाँ पे हम दांत को देख लेते हैं। फिगर में हमारा दिया है मोलर्स, प्रीमोलर्स, कैनाइज एंड इंक्रीज। ठीक है। अब हम तो बात करते हैं लार ग्रंथियों की। तो लार एक जल सदिश सिरमी तरल तथा एक चिपचिपे श्लेष्म के मिश्रण होता है।
हमारे मुख गुहिका लार के कारण सदा क्या होती हैं, गीली रहती हैं। ठीक, जिससे कि हम दिन भर तो पानी पीते नहीं हैं, फिर भी हमारा क्या होता है, मुख क्या होता है दिन भर गीला रहता है। तो ये किसका कारण है, लार ग्रंथियों की। अब बात करें कि लार ग्रंथियाँ हमारे मुख में होती कितनी हैं, तो 3 होती हैं। पहला हमारा है अधोजीवा। तो अधोजीवा क्या है कि ये मुख गुहा के अगले भाग में पाई जाती है। ठीक है, ये श्लेष्म का स्राव करती है। क्या करती है, ये श्लेष्म का स्राव करती है। यहाँ पे देखिए हमारा कुछ एडिटिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो इसमें क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा कलर कर दिए कि इसका नाम है कर्ण पूर्व ग्रंथि है ये। तो दूसरा हमारा जो कर्ण पूर्व ग्रंथि है क्या है, ये गालों में कर्ण पल्लवों के नीचे और आगे की ओर स्थित पीली एवं चपटी सबसे बड़ी लाल ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये सीरम का तरह स्राव करती है। ठीक है, ये सिरमी तरह स्राव करती हैं। अब बात करें, देखिए अक्सर क्या होता है गाँव में बच्चों को आप देखेंगे गलसुआ रोग जिसे कहते हैं, गलफुरमा रोग हो गया है। तो क्या होता है कि बच्चों में गलसुआ नामक रोग एक वायरस के संक्रमण के कारण इन्हीं ग्रंथियों के फूल जाने से होता है। ठीक है, तो आप समझ गए हैं कि गलसुआ रोग कैसे होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। आगे आया था तीसरा हमारा है अधोहनु ग्रंथियाँ। तो अधोहनु ग्रंथियाँ क्या हैं कि यह निचले जबड़े के पश्च भाग में जीभ की जड़ के इधर उधर पाई जाती हैं। यह श्लेष्म का स्राव करने वाली मध्यम माप की लाल ग्रंथियाँ। ठीक है, समझ गए कि नहीं आप। यहाँ पे देखिए आपका ये कौन सा ग्रंथि बताइए सोचकर, ये वाला ग्रंथि कौन सा है बताइए। आपका एक कर्ण पूर्व ग्रंथि है। ठीक है, और ये दोनों आप कमेंट बताइए कौन सा ग्रंथि है दोनों। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रसनी की। तो मुख गुहा के आगे का हिस्सा मुख ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी की पश्च दीवार में 2 छिद्र होते हैं, ग्रसिका, घाटी द्वार। श्वास नली के लिए घाटी द्वार पर घाटी ढापन नामक उपास्थि पाई जाती है, जो कि घाटी द्वार को भोजन निकलते समय क्या कर लेती है, बंद रखती है। अगर ग्रसनी की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई जो क्या होती है, 13 सेमी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रास नली की। ग्रास नली की जो लंबाई होती है वो 13 सेमी लंबी होती है और चौड़ाई कितनी होती है, 25 से 30 mm होती है। ठीक है, जो डायफ्राम को भेदती हुई उदर गुहा में प्रवेश करती है तथा अमाशय में कार्डियक ओरिफिस द्वारा खुलती है। इसमें श्लेष्म ग्रंथियाँ होती हैं तथा पाचक ग्रंथियों का अभाव होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती है, लेकिन पाचक ग्रंथियाँ नहीं होती हैं। ठीक है, यदि चित्र में हम देखें कि हमारा ग्रास नली है कहाँ पे, तो देखिए ग्रास नली आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से। अब बात करते हैं हम अमाशय की। अमाशय लगभग 25 सेमी लंबा और आहार नाल का सबसे चौड़ा हंसिया की आकृति का थैलीनुमा भाग होता है। ठीक है, और अमाशय की दीवार में लगभग 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियाँ होती हैं। अब आप सोचेंगे 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियाँ क्या करती हैं, क्या काम है। तो बबुआ ये जो जठर ग्रंथियाँ होती है ना, ये HCl का स्राव करती हैं। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि श्लेष्मिक ग्रीवा कोशिकाएँ क्या करती हैं, म्यूकस का स्राव करती हैं। पैराइटल कोशिकाएँ क्या करती हैं, HCl का स्राव करती हैं। प्रधान कोशिकाएँ क्या करती हैं, प्रधान कोशिकाएँ देखिए इसमें काम तो कोई उतना मुख्य है नहीं, लेकिन हम बात इसका यहाँ पे इसलिए जिक्र नहीं किया क्योंकि इसका कोई मुख्य कार्य इनसे है नहीं। एंटीरो एंडोकाइनिन कोशिकाएँ की बात करें तो एंटीरो एंडोकाइनिन कोशिकाएँ क्या है, जिसमें क्या होते हैं, 2 मुख्य कोशिकाएँ आती हैं। कौन से हैं, अर्जेंटाफिन और गैस्टिन्स। अर्जेंटाफिन क्या करती हैं, सेरोटोनिन सोमैटोस्टेनिन का हिस्टामिन की स्राव करती हैं, और गैस्टिन क्या करती है, गैस्टिन नामक हार्मोन का क्या करती हैं, ये सब स्राव करती है। ठीक है, यदि बात करें हम यहाँ पे कि बहुत लोग कहते हैं, जैसे देखिए जो हमारे यहाँ पे क्या करते हैं कि भोजन जब यहाँ पे आता है ना, यहाँ पे क्या पाया था आपका कार्डियक स्फिंक्टर लगा होता है। ठीक है, इसे कार्डियक वाल्व भी का आप कह सकते हैं। तो जो भोजन आती है ना, एक बार यहाँ से अंदर आ गई तो वापस जल्दी जाता नहीं है, और जाता कब है, जब वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है तब। अब वोमिटिंग बहुत लोग कहते हैं सर वोमिटिंग कैसे होता है, या फिर वोमिटिंग खट्टा क्यों होता है स्वाद में। तो उसका बबुआ देखो एक प्रॉब्लम ये है ना कि जब हम भोजन करते हैं तो क्या होता है कि हमारे फंडिक भाग में जो हमारे जठर ग्रंथियाँ होती हैं वो HCl का स्राव करने लगती हैं। अब जब HCl का स्राव करती हैं, जब हम वोमिटिंग करते हैं तो क्या होता है कि HCl हमारे जो ग्रास नली, ग्रसनी और मुख्य गुहिका में जब जाती है तो हमारे शरीर में क्या कहता है, झंझनाहट सा हो जाता है। और बहुत लोग क्या कहते हैं सर खाली पेट क्यों हमारा चुभता है, मतलब क्यों दर्द करता है। तो बाबू देखो जो तुम्हारा ये फंडिक भाग है ना, इसमें क्या होता है कि एक काटेनुमा ऐसी संरचना होती है। क्या होती है,
काटुनुमा संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, रूजी कहते हैं। जब हमारा पेट क्या हो, खाली रहता है तो क्या होता है कि यहाँ से और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, चिपकते हैं। जब चिपकते हैं तो वही रूजी क्या होता है, गड़ता है। तो हम क्या कहते हैं, सर या मम्मी पापा हमारा पेट क्या है, दर्द कर रहा है। चलिए बात करते हैं अब इसके हम पाइलोरिक भाग की, इस भाग की, पाइलोरिक भाग की। तो पाइलोरिक भाग में क्या होता है कि दो एंजाइम निकलते हैं। पहला आपका है पेप्सिन और दूसरा क्या है आपका, पेप्सिन है, दूसरा क्या है बताइए बताइए, सोचिए। दूसरा आपका है रेनिन। तो देखिए पेप्सिन का कार्य क्या है यहाँ पे, तो पेप्सिन क्या करता है कि पेप्सिन आपका क्या करता है, प्रोटीन्स को क्या करता है, पेप्टोन्स और क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड में क्या करता है, चेंज कर देता है। समझ में आया। तो और जो रेनिन का क्या काम है, तो रेनिन क्या करता है आपका यहाँ पे, रेनिन क्या करता है कि जो आप दूध पीते हैं ना उसे दही में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है। अब बात आती है कि यहाँ पे कि आप देखे होंगे कि जो बुजुर्ग होते हैं, अरे जो बच्चे होते हैं क्या होता है कि जो 2 महीने 3 महीने के बच्चे होते हैं, दूध पिएंगे तुरंत दही निकाल देंगे, उल्टी करेंगे तो मतलब वोमिटिंग जो करेंगे तो दही निकालेंगे। तो ससुरा समझ में आता है कि दूधवा पीते हैं तुरंत 2 सेकंड में दही कैसे बन जाता है। तो बबुआ सोचो, जो यहाँ पे होता है आपका ना रेनिन हार्मोन एंजाइम, एक बहुत अधिक मात्रा में बच्चों में सिक्रिएट होता है। तो ये क्या करता है कि जैसे ही दही आता है, दूध आता है ना, उसको दही में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। अब यहीं देखो बुजुर्गों में क्या होता है, बुजुर्गों में क्या होता है कि 45 प्लस वालों में क्या होता है कि जो रेनिन का सिक्रीजन होता है, मतलब जो स्राव होता है बहुत कम होता है। तो देखे होंगे कि जो बुजुर्ग होते हैं जो 45 प्लस होते हैं, कहते हैं अरे दूध पी लिए गैस बन गया। वो दूध पी लिए गैस नहीं बन गया, आपका रेनिन एंजाइम क्या है, नहीं निकल रहा है, जिससे दही नहीं बन पा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, हमें सीधे उन्हें क्या देना चाहिए, दही देना चाहिए, जो कि अच्छा फ़ायदा करेगा। और यहाँ पे देखिए हमारा पाइलोरिक इंस्पेक्टर है। पाइलोरिक इंस्पेक्टर क्या करता है कि भोजन को रोक कर रखता है कितने समय, 3 से 4 घंटे। ठीक, जी हाँ, जो हमारा आमाशय में भोजन रहता है वो कितने समय तक रहता है, 3 से 4 घंटे। और भोजन यहाँ से जब आगे जाता है तो फिर वापस कभी लौट कर नहीं आता है। ठीक है। यदि हम आमाशय कार्य की बात करें तो आमाशय कार्य क्या करता है कि आमाशय जो ऐसे निकलता है, तो जो आमाशय जो ऐसे निकलता है वो क्या करता है, जीवाणुओं का नाश करता है। पेप्सिन जो एंजाइम निकलती है क्या करती है, वो प्रोटीन्स को पेप्टोन्स व पॉलीपेप्टाइड में चेंज करती है, जो पहले मैं बता चुका हूँ। रेनिन क्या करता है, दूध से दही बनाता है, जो मैंने पहले बता दिया आपको। आमाशय में तरल 1.5 से 2.5 घंटे तक रहता है। मतलब आमाशय में जो तरल भोजन, मतलब जो लिक्विड भोजन होता है वो कितने समय तक रहता है, 1.5 घंटे से लेकर 2.5 घंटे तक। और जो ठोस भोजन होता है वो 3 से 4 घंटे तक रहता है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब बात आती है लीवर की, मतलब यकृत की। अंग्रेजी बोले तो नहीं समझ में आया का, लीवर को ही हिंदी में क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं। ठीक है। तो जो हमारा यकृत होता है, यकृत क्या है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है। मनुष्य में इसका भार लगभग कितना होता है, 1.5 किलोग्राम। यकृत में शिरा पत्रों में कुम्फर कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, मित्र आरबीसी व जीवाणुओं का क्या करती हैं, भक्षण करती हैं। यदि हम कार्य की बात करें लीवर का, कि लीवर का कार्य क्या होता है, तो लीवर क्या करता है कि लीवर मतलब यकृत, यार हिंदी में समझो। जो हमारा पहला काम इसका है क्या है, यकृत पित्त रस का क्या करती है, स्रावण करती है, ग्लाइकोजन का संग्रह करती है, हिपेरिन फाइब्रिनोजन तथा प्रोथाम्बिन का स्रावण करती है, वसा का संचय एवं यूरिया का संश्लेषण करती है, विटामिन ए डी तथा B12 का निर्माण करती है, बूढ़ावस्था में लाल रुधिराओं का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है। बात करें पित्तरस की, तो पित्तरस यह पीले हरे या हरे नीले रंग का क्षारीय तरल होता है। इसका पीएच कितना होता है बाबू, इसका पीएच होता है 6.6 से 8.6 होता है। यदि बात करें कि कितना पित्तरस निकलता है, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो नहीं जानते हैं कि हमारे लीवर से या हमारे यकृत से कितना पित्तरस निकलता है पूरे 24 घंटे में। तो जो देखिए बाबू, जो निकलता है ना, वो निकलता है आपका 800 ml से 1000 ml, मतलब 1 लीटर तक निकलता है। और इसमें जल की कितना मात्रा होती है, तो होती है 92%। समझ में आ गया। आगे बढ़ें। बात करें यदि हम अग्नाशय की, अग्नाशय की यदि हम बात करें तो अग्नाशय क्या है कि अग्नाशय जो लंबाई पहले होती है 12 से 15 सेमी तथा भार जो होता है वो 60 से 90 ग्राम होता है।
यह रंग में कैसा होता है? तो यह रंग में गुलाबी सी चिपटी तथा मिश्रित ग्रंथि होती है जो अमाशय तथा यकृत के नीचे स्थित होती है। ठीक है, चित्र में आप देखे होंगे पहले कि कहाँ स्थित था। अब बात करें अग्नाशय रस की, तो अग्नाशय रस क्या होता, कितना होता है? 1.5 से 1.2 से 1.5 लीटर जो कहता है मुक्त होता है। समझ में आया? यहाँ पे 1.2 से 1.5 लीटर मतलब 1200 ml से 1500 ml मुक्त होता है। इसमें क्या होता है? इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण क्या होता है? क्षारीय होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण क्या होता है? क्षारीय होता है। इसे पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं। ठीक है, बात करें छोटी आंत की, तो छोटी आंत उदर गुहा के अधिकांश भाग को घेरे लगभग 6.5 मीटर लंबी और लगभग 3.5 सेमी मोटी अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। इसमें ऊपर से नीचे की ओर 3 भाग होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है? पहला हमारा है ग्रही, दूसरा क्या है? मध्यांत, तीसरा क्या है? शेषांत्र। यदि लंबाई की बात करें इनकी, तो जो ग्रही होता है वो 30 सेमी लंबा होता है, जो मध्यांतर होता है वो 2.6 मीटर लंबा होता है, जो शेषांत होता है कितना लंबा होता है? 3.6 मीटर। अरे आप लोग भी बोल दो भाई। यदि हम छोटी आंत की कार्य की बात करें, तो छोटी आंत की कार्य जो होता है आपका, देखिए सबसे पहले आता है ग्रहणी। तो ग्रहणी में क्या होता है कि ग्रहणी में स्रावित एंजाइम और उनके कार्य, तो जैसे देखिए ग्रहणी में तो कोई एंजाइम स्रावित होता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये ध्यान रखिए दिमाग में कि ग्रहणी में कभी कोई एंजाइम स्रावित नहीं होता है। ग्रहणी में एंजाइम मुक्त होता है, जो किसके द्वारा होता है? अग्नाशय और यकृत द्वारा। ठीक है, तो क्या होता है कि ग्रहणी में क्या होता है कि अग्नाशयी एमाइलेज जो होता है मुक्त होता है। वो क्या करता है? भोजन की शेष पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड में विखंडित कर देता है। मतलब इसका ये है कि जो हमारा अग्नाशयी एमाइलेज है, ये क्या करता है कि जो स्टार्च हमारे मुख में क्या कहते हैं कि पॉलीसेकेराइड में चेंज हुआ था, और जो बचा हुआ स्टार्च था उसे क्या करता है? यहाँ पे क्या करता है? डाइसेकेराइड में क्या करता है? विखंडित कर देता है। बात करें ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन एंजाइम्स की, तो ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन एंजाइम क्या होता है कि यह प्रोटीन्स की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को छोटी छोटी श्रृंखलाओं में क्या करता है? विखंडित कर देता है। ठीक है, अब सोचिए प्रोटीन्स हमारा अमाशय में किस रूप में बदला था? पेप्टोन्स तथा पॉलीपेप्टाइड में। अब यहाँ क्या हो रहा है कि प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को, मतलब जो प्रोटीन्स की जहाँ से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बन के आई थी, वो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में क्या हो रहा है? इन्हें छोटी छोटी गुलिकाओं में, पॉलीपेप्टाइड की छोटी छोटी गुलिकाओं में क्या किया जाए? तोड़ दिया जा रहा है। अब बात करें शेषांत्र की, जो क्या है? छोटी आंत की लास्ट स्टेज है शेषांत्र। शेषांत्र की बात करें तो उसमें ब्रूस बोर्डर कार्बोहाइड्रेट नामक पाचक एंजाइम क्या होता है? स्रावित होता है। और इसका कार्य क्या है? ये क्या करता है कि इस एंजाइम में क्या होते हैं? ये 3 एंजाइम पाए जाते हैं। इस एंजाइम में कौन कौन से? ये तीनों एंजाइम क्या होते हैं? पाए जाते हैं। और इन तीनों एंजाइम में कार्य क्या है? तो जो तुम्हारा माल्टेस है ना, ये माल्टेस क्या करता है? माल्टोस को मोनोसेकेराइड में चेंज करता है। जो सुक्रेस है, ये सुक्रोज को मोनोसेकेराइड में चेंज करता है। और जो लैक्टेस है, वो लैक्टोज को मोनोसेकेराइड में चेंज करता है। अब बबुआ तुम सोचोगे कि ससुरा मोनोसेकेराइड का होता है, तो मोनोसेकेराइड तुम्हारा सुक्रोज और ग्लूकोज का क्या है? एक पार्ट है, या कह सकते हैं उसका एक रूप है। ठीक है, अब देखिए जब शेषांत्र क्या करता है कि ब्रूस बोर्डर कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम के माध्यम से क्या करता है? इन्हें मोनोसेकेराइड मतलब ग्लूकोज एवं सुक्रोज में तोड़ देता है। तो क्या होता है? ये रसांकुर द्वारा, जो छोटी आंत के जो शेषांत्र में जो रसांकुर होते हैं, उनके द्वारा क्या होता है? इसको ऑब्जर्व कर लिया जाता है, मतलब अवशोषित कर लिया जाता है। और जो आपका यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को छोटी छोटी बात करते हैं बड़ी आंत की, तो यह लगभग 1.5 मीटर लंबी नाल होती है। यह कुंडलित नली तो नहीं होती है, परंतु उल्टे ई आकार की होती है, जो क्या होती है? आंत को घेरे रहती है। और इसकी जो मोटाई होती है 4 से 7 सेमी होती है। आगे हम बात करें तो बड़ी आंत में 3 स्पष्ट भाग होते हैं। पहला आपका क्या है? उंडुक सिकम है, वेदांत या कोलन है, और मलाशय है। यदि इनकी लंबाई की बात करें तो उंडुक या सिकम कितने लंबे होते हैं? 6 सेमी होता है। वेदांत या कोलन की लंबाई बात करें तो 1.3 मीटर होता है, और मलाशय की बात करें तो 12 से 14 सेमी होता है। जो हमारा शेषांत होता है, सिकम और कोलन के संगम स्थान पर क्या होता है? शेषांत उनकी छिद्र द्वारा खुलता है।
तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि और किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।